नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राज्यसभा में जब कवि नवंतिका को पता चलता है कि वहाँ पर एक जगह पर किसी गांव में लीगल कोई काम हो रहा है तो वो वहाँ पर अटैक करने के लिए चली जाती है। और वहाँ पर एक आदमी जब कवि नवंतिका के ऊपर अटैक करने वाला था तो एक दूसरा आदमी बीच में आ जाता है और कवि नवंतिका के ऊपर होने वाले अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। इधर अब यहाँ पर कवि नवंतिका अपनी स्किलो सिक्योरिटी गार्ड जया को कहती है कि वो उसे उसका ट्रीटमेंट करवाए। और इधर अब यहाँ पर वो आदमी अब धीरे धीरे ठीक भी होने लगता है। आज उस आदमी को डिस्चार्ज मिलने वाला था। इधर अब कवि नवंतिका यही सोचती है कि आज जया यहाँ पर क्यों नहीं आई। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जया वहाँ की सारी ही फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में लगी हुई थी। जब वो वहाँ पर उसको डिस्चार्ज की सारी ही तैयारियां कर रही थी तब इधर इंद्रजीत अपने ही सोच में था कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला तो सामने देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ पर जो शख्स वहाँ पर आया था इन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया था कि किसी भी तरह से इंद्रजीत भी यहाँ पर उस महल में घुस जाए और उसे वो रानी के विश्वास को जीते। अब यहाँ पर अब इंद्रजीत भी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही रानी साहिबा के विश्वास को जीत लूँगा और देखो मैं उसे किंग के खिलाफ भी कर दूंगा। देखना मैं एक बार बस वहाँ पर इंटर हो जाऊँ, उसके बाद तो पहला वार वहाँ पर डिवाइड और रूल का ही होने वाला है। क्योंकि वो किंग हर तरफ से राजमहल को प्रोटेक्ट करता रहता है ना। तो देखना बस एक बार मेरी वहाँ पर एंट्री हो जाए, मैं एक बार कवि नवंतिका के विश्वास का पात्र बन जाऊँ, उसके बाद तो फिर वहाँ पर हमारा ही राज होगा। क्योंकि फिर तो किंग भी उस रानी को हमारे हाथों से नहीं बचा पाएगा। क्योंकि मैं उस कवि नवंतिका को अपनी बातों से ऐसे बहलाऊंगा कि उन दोनों के बीच में हम तकरार आ जाएगी और वो किंग फिर कभी भी राजमहल की तरफ देख तक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये सब करने में मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। देखो तुम सब्र करो, हम सब कुछ जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने कुछ भी जल्दबाजी में ऐसा किया ना तो हो सकता है कि हमारा प्लान ये सक्सेस होने से पहले ही फ्लॉप हो जाए। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जितना वक्त लेना है वो तो तुम ले सकते हो। लेकिन हाँ, याद रहे कि कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि हमारे लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और हम इसमें किसी भी तरह का कोई भी बेवकूफ़ी का काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो फिर तो हम कभी भी राजमहल को नहीं हथिया सकते। क्योंकि उस किंग के बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। इधर ये सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। बस आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और फिर उसके बाद देखिए आगे क्या क्या होता है। इंद्रजीत की ये बात सुनते ही वो आदमी कहता है, ठीक है, फिर मेरी नज़र हमेशा तुम दोनों पर ही होगी, यानी कि दिव्यांशी और तुम पर। क्योंकि दिव्यांशी तो उस राजमहल में एंट्री कर चुकी है और अब बारी है तुम्हारी। लेकिन हाँ, तुम दोनों को एक अच्छे तालमेल के साथ वहाँ पर अपने इस काम को अंजाम देना है। और ये कहते हुए ही वो आदमी कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इधर अब उसकी ये बात सुनकर इंद्रजीत भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए और हम दोनों को साथ में देख ले, इसलिए उससे पहले ही तुम यहाँ से निकलो। और इधर पर वो आदमी भी अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं अब उसके जाने के बाद अब इंद्रजीत यहाँ पर अब अपने मन में ही सोचता है कि दिमाग लगा इंद्रजीत, आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसे राजमहल में इजिली एंट्री मिल जाए। उसे कवि नवंतिका के सामने एक ऐसा ड्रामा पेश करना पड़ेगा जिससे कि कवि नवंतिका को उसके ऊपर दया आ जाए। और वैसे भी आएगी भी क्यों नहीं इंद्रजीत, क्योंकि तुमने उसकी जान जो बचाई है। और जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है वो बहुत ही दयालु है, वो उनकी सोच काफ़ी अच्छी है और मुझे बस इसी सोच का ही तो फ़ायदा उठाना है।
क्योंकि इसी सोच का फ़ायदा उठाने के लिए मैं यहाँ पर अपना एक प्लान बना कर जाऊँगा और अपनी बातों को ऐसे पेश करूँगा कि उनके पास मुझे मना करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। आखिरकार मैंने उनके लिए अपने ऊपर इतने जख्म जो लिए हैं। वैसे क्या क्या मस्त आइडिया था ना मेरा। उनकी आंखों के सामने ही मैंने उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान जता दिया। और अब उस एहसान के नीचे अब वो कवि नवंतिका ऐसे दब जाएगी कि धीरे धीरे मैं उसे जो भी कुछ कहूँगा वो मेरी बातों से मुझे कभी मना ही नहीं कर पाएगी। बस अब मुझे कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि बस एक बार मैं उस कवि नवंतिका के सामने चला जाऊं। उसके बाद तो मेरे प्लान को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन क्या करूं मैं ऐसा। वो भी यहीं अपनी ही सोच में था कि तभी वहाँ पर जया हॉस्पिटल में सारी की सारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही जया वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि इंद्रजीत तो यहाँ पर अपनी किसी गहरी सोच में था, इसलिए वो उसके पास आकर कहती है अब आप देखिए पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इसलिए आप ठीक हो गए हैं तो आज आपका डिस्चार्ज हो रहा है और देखो हम आपको आपके गांव पहुंचा देंगे, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग बंदी थे हमने उन सबको तो वहां पर आप अपने अपने गांव में भिजवा दिया है। इसलिए देखिए आप भी अब मुझे अपने गांव का एड्रेस दे दीजिए, ताकि आप भी मुझे अपने घर का एड्रेस दे दीजिए ताकि हम आपको भी सकुशल वहां पर भेज सकें। अब ये सुनते ही अब इंद्रजीत पीरामल कहता है क्या मैं एक बार जाने से पहले रानी साहिबा से मिल सकता हूँ, क्योंकि इंद्रजीत पीरामल का तो यही एक प्लान था सबसे पहले कि वो किसी भी तरह से रानी साहिबा के सामने जाए और फिर वहाँ जाने के बाद तो वो चाहे उसे उसके हाथ पैर ही क्यों ना पकड़ने पड़े वो उन्हें अपनी बातों में कन्विंस कर ही लेगा। लेकिन उसके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या वो जया यानी कि रानी साहिबा की सिक्योरिटी गार्ड को कन्विंस कर पाएगा या नहीं। इसलिए वो यहाँ पर अभी काफ़ी मासूम सा एक दर्द भरा सा चेहरा बनाता है और एक रिक्वेस्ट करता है, देखिए मेरा मतलब है कि रानी साहिबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे मुझे इतनी चोट आई थी, इतने दिनों तक उन्होंने यहाँ पर इस हॉस्पिटल का सारा खर्चा अपने कंधों पर लिया, इसलिए देखो उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं बस उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। मैं एक बार रानी साहिबा से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने गाँव वापस चला जाऊँगा। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही अब जया कहती है, देखिए मैं आपका आभार उन तक जरूर पहुंचा दूंगी, क्योंकि वो इस देश की रानी है तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो देखिए किसी से भी नहीं मिल सकती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जो उनसे कहना चाहते हैं मैं उन्हें बता दूंगी। अभी के लिए देखिए अब आप रेडी हो जाइए, क्योंकि शिप रेडी है, आपको वो भारत भेजने के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए बस आप भी तैयार हो जाइए। इधर ये सुनते ही अब इंद्रजीत पीरामल अब अपने मन में सोचता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड तो सच में कितनी एडवांस है। अरे जब मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता हूँ तो ये मुझे जबरदस्ती क्यों भेज रही है। इधर वो यहाँ पर अपने मन में सोचने के बाद अब कहता है, देखिए मुझे रानी अवंतिका से मिलना है, बस एक बार। और वैसे भी क्या वो मुझे एक यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकती है। देखिए ना उनके पास तो कितने सारे नौकर हैं, क्या इतने सारे नौकरों में से क्या वो एक मुझे नहीं रख सकती। वैसे भी मेरा इंडिया में है ही कौन जिसके लिए मैं जाऊँगा, इसलिए प्लीज़ देखो मुझे यहाँ पर नौकरी दिलवा दो। और ये काम तो देखिए आप भी कर सकती हैं, मैंने सुना है कि आप उनकी खास सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसलिए प्लीज़ देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये कहते हुए ये भी यहाँ पर इंद्रजीत अब जया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और अब वो यहाँ पर कहता है, देखिए मेरे गांव में कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मेरे गांव में वहाँ पर गरीबी कितनी है। अरे वो सब दूर करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर इतनी मुश्किल से आया था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से वापस चला गया तो मैं वहाँ पर जाकर करूँगा भी क्या, वहाँ पर तो जाकर शायद मैं भूखा ही मर जाऊँगा। इधर अब ये सुनते ही तो अब जया कहती है कि देखिए आपने रानी साहिबा की जान बचाई है, इसलिए उसके लिए तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन आप नहीं होती तो शायद वो वार रानी साहिबा के ऊपर होता। लेकिन मैं उसी नाते बस आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ, क्या मैं आपको राजमहल लेकर जा सकती हूँ, लेकिन उसके आगे रानी साहिबा आपसे मिल पाएगी या नहीं उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनका एक अपना
अपना खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। और वैसे भी वो राजमहल की रानी है और मैं भले ही उनकी एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं हूँ, लेकिन मेरा इतना बड़ा ओहदा नहीं है कि मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ। इधर जया, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जरूर जा सकती हूँ। इधर ये सुनते ही अब इंद्रजीत पीरापल में कहता है, हाँ हाँ ठीक है, फिर आप अपना काम कीजिए, उसके बाद मेरे नसीब में जो होगा मुझे वो मंजूर होगा। काश मैं एक बार अपने आप उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। वैसे आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप मेरी इन बातों को सुनकर मुझे राजमहल में लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ भी इंद्रजीत की इन बातों को सुनकर अब जया यही सोचती है कि उसे एक बार इन्हें रानी साहिबा से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि ये आमने सामने अपने आप ही उन्हें अपने मुंह से उन आभार प्रकट कर देंगे। या कुछ अच्छा करने के लिए ही ये सब सोचकर जया अब यहाँ पर इंद्रजीत को अपने साथ राजमहल की तरफ लेकर जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के सफर के बाद जैसे ही वो दोनों अब राजमहल पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचते ही अब अंदर जाने के बाद अब इंद्रजीत की नज़र जैसे ही यहाँ पर गार्डन में पड़ती है, तो वो अब उसी तरफ ही देखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गार्डन में उनकी ही एक साथी यानी कि दिव्यांशी, जो कि यहाँ पर पहले ही साजिश के तहत यहाँ पर काम करने के रूप में आई थी, वो यहाँ पर एक गार्डन में ही काम कर रही थी। दिव्यांशी को वहां पर गार्डन में देखकर अब इंद्रजीत उसकी आंखों में कांटेक्ट करने लगते हैं, और वो दोनों मानो ही आंखों में ही कुछ एक दूसरे को इशारों से ही कुछ काम करने के लिए कहने लगते हैं। तो वही इंद्रजीत भी अब उसके इशारों में बात करने के बाद अब वो यहाँ पर जया के साथ अब राजमहल के बाहर खड़ा था। जया वहाँ पर इंद्रजीत को कहती है, देखिए आप अभी यहीं पर ही रुकिए, मैं एक बार अंदर जाती हूँ, और अंदर जाने के बाद मैं आपकी ये बात रानी साहिबा के सामने रखती हूँ। अगर उन्हें ये वो मंजूर होगा तो फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। तब तक आप यहीं पर ही रुकिए, और हाँ देखिए, यहाँ से कहीं भी मत जाना। और यहाँ पर जैसे ही जया इंद्रजीत को ये कहती है, तो इंद्रजीत भी हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इधर इंद्रजीत को ये सब कहने के बाद अब जया यहाँ पर खुद अंदर की तरफ चली जाती है, और जया के जाने के बाद अब इंद्रजीत अपने दिमाग में ही यही सोच रहा था, आखिर किस तरह से वो इस राजमहल के अंदर घुसे। कहीं सच में रानी साहिबा ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया तो? नहीं, रानी साहिबा उसे मना कर ही नहीं सकती। यहाँ पर उसके दिमाग में दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज चल रही थी। एक तरफ वो ये सोच रहा था कि अगर रानी साहिबा ने उससे मिलने से मना कर दिया तो फिर तो उसका पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो राजमहल के अंदर भी नहीं घुसा है, ताकि वो कहीं छिप कर यहीं पर रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि अगर वो उसे किसी भी तरह से अपनी बातों से रानी को कन्विंस करना ही होगा, नहीं तो शायद वो उसकी बातों को नहीं मान पाएगी। और अगर एक बार रानी साहिबा की उनकी बातों में कन्विंस हो गई तो उसके बाद तो फिर कोई भी उन्हें इस राजमहल से नहीं निकाल सकता। वो भी यही सोच रहे हैं कि आखिर वो अंदर घुसे कैसे। तो इधर वहीं दूसरी तरफ जया भी अब तक रानी साहिबा के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। अब वहां पर खड़ी होने के बाद जया एक पल के लिए तो दरवाजा खटखटाने के लिए सोचती है कि क्या उसे इंद्रजीत का ये संदेश रानी साहिबा तक भिजवाना चाहिए या नहीं। लेकिन अब ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अब जया भी यहाँ पर रानी साहिबा के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जैसे ही सामने से दरवाजा खुला तो सामने खुद रानी साहिबा खड़ी थी। रानी साहिबा को सामने देखकर अब यहाँ पर जया कहती है, रानी साहिबा, वो आदमी। अब यहाँ पर जया ने इतना ही कहा था कि तभी अब रानी अवंतिका कहती है, क्या हुआ उस आदमी को जया? वो आदमी ठीक तो है ना? क्योंकि अभी रानी अवंतिका को उसके डिस्चार्ज के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही यहाँ पर जया ने ये कहा तो एक पल के लिए वो घबरा जाती है, कहीं उस आदमी को उनकी वजह से कुछ हो तो नहीं गया।
तो अब यहाँ पर रानी साहिबा की इस बात को सुनकर अब जया कहती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो आदमी अब पहले से बिल्कुल सुरक्षित है रानी साहिबा। और देखिए, मैंने उसके जाने का पूरा इंतजाम तो कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर जया ने इतना ही कहा था कि अब यहाँ पर रानी साहिबा कहती है, लेकिन क्या जया, अपनी बात को पूरा करो। अब रानी साहिबा की इस बात को सुनकर अब वो यहाँ पर काफ़ी हिम्मत के साथ अब जया कहती है, लेकिन रानी साहिबा उसने वहाँ पर अपने गांव जाने से साफ साफ मना कर दिया। और उसका कहना है कि वो बस एक बार आपसे मिलकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आपने उसे पूरी तरह से ठीक होने तक आपने सारा का सारा हॉस्पिटल का खर्चा उठाया। वो इसलिए वो मेरे सामने इस तरह से हाथ पैर जोड़ने लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। लेकिन रानी साहिबा देखिए, मैं उसे अभी राजमहल के अंदर नहीं लाई हूँ, वो भी राजमहल के बाहर ही खड़ा है। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़, वो एक बार आपसे मिलना चाहता है, आप उससे मिल लीजिए, क्योंकि वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। और मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा रानी साहिबा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये मैं कर सकती थी, मुझे करना चाहिए था या नहीं। क्योंकि मुझे जो ठीक लगा उस समय मैंने वही निर्णय लिया। क्योंकि उसकी सारी बातों को सुनने के बाद मुझे यही लगा कि जब वो अपने गाँव जाना ही नहीं चाहता है तो मुझे एक बार उसे आपसे मिलवा देना चाहिए। अब आपकी मर्जी है रानी साहिबा। इसलिए अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनने के बाद अब रानी अवंतिका कहती है, आखिर क्यों जया, वो आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? अगर वो शुक्रिया अदा ही करना चाहता था तो वो आपसे भी तो कह सकता था। ऐसी भी क्या बात है कि वो हमसे मिलना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जया कि वो अब कुछ और चाहता है? इस बात पर अब जया कहती है, नहीं रानी साहिबा, जहाँ तक मुझे पता है वो तो बस आपको थैंक यू ही बोलना चाहते हैं। मैंने उनसे साफ साफ कहा था कि अगर कुछ भी बात है तो वो मुझे बता दे, मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दूंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे इतना ही कहा कि वो बस आपके सामने अपने आप से ही आभार प्रकट करना चाहते हैं। इधर जया की ये बात सुनते ही अब कविन अवंतिका कहती है कि ठीक है फिर, और अगर यही है तो चलो एक बार उससे मिल लेते हैं। और यहाँ पर ये कहते हुए ही कविन अवंतिका अब अपने रूम से बाहर निकलकर जाने लगती है। तो वहीं उसकी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड भी अब उनके पीछे चल रही थी। अब वो दोनों यहाँ पर स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। इधर कविन अवंतिका जैसे ही यहाँ पर स्टेयरकेस से उतरते हुए ही हॉल के एंट्रेंस पर आती है तो वहाँ पर सच में यहाँ पर एंट्रेंस के बाहर इंद्रजीत खड़ा हुआ था। इंद्रजीत को देखकर अब कविन अवंतिका कहती है, क्या बात है, आप यहाँ पर, आपको हमसे क्या बात करनी थी? अब यहाँ पर कविन अवंतिका को अपने सामने देखकर अब एक पल के लिए तो इंद्रजीत अपने मन में ही कहने लगा, मन में ही सोचता है, अब तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता इस राजमहल में इंटर करने से, क्योंकि अब तो अपनी बातों के जाल से वो रानी अवंतिका को अपने जाल में फंसा ही लेगा। अब यहाँ पर वो भी अपने मन में यही सोच रहा था कि तभी रानी साहिबा दोबारा से कहती है, हाँ बताइए ना, आपको क्या बात करनी थी? आप अब तक खामोश क्यों हैं? देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है, आप जो कहना चाहते हैं अभी के अभी कहिए। इधर यहाँ पर जैसे ही कविन अवंतिका ने दोबारा से अपनी बात को दोहराया तो इंद्रजीत पीरामल अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और अब वो उनसे कहते हैं, थैंक यू सो मच रानी साहिबा कि आपने हमारी जान बचा दी। अब यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के बाद अब रानी अवंतिका कहती है, हाँ ठीक है, इवन शुक्रिया अदा तो हम आपका करते हैं कि आपने हमारे ऊपर होने वाले वार को अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये कहते हुए ही अब यहाँ पर रानी अवंतिका कहती है, क्या आपको बस यही कहना था या कुछ और भी कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर जैसे ही रानी अवंतिका ने ये कहा तो अब वो एक पल के लिए तो इंद्रजीत अब उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, वो उनसे कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन अब जैसे ही रानी अवंतिका अब मुड़कर वापस से राजमहल के अंदर की तरफ जाने लगती है तो अब इंद्रजीत पीरामल अब अचानक से कहते हैं, आप
आपके यहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो क्या आप मुझे यहाँ पर एक नौकरी नहीं दे सकते? प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वो क्या है ना कि अभी हम अपने गांव भी नहीं जा सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ देखिए, आपके यहाँ पर तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो ज़रूर मेरे जैसे किसी गरीब को भी आप नौकरी पर रख ही सकती हैं। अब जैसे ही यहाँ पर उसने ये कहा, तो ये सुनते ही रानी अवंतिका फिर से पलटती और उसकी तरफ देखती है। अब जैसे ही रानी अवंतिका उनकी तरफ देखती है, तो अब इंद्रजीत अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अब कहता है, देखिए देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बस एक नौकरी दे दीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। वो क्या है ना कि मेरे पास अभी कोई काम धंधा भी नहीं है, और आप तो बड़ी ही दयालु हैं। आपके तो राजमहल में ना जाने कितने ही लोग, कितने ही नौकर चाकर हैं, तो अगर एक नौकर और हो जाएगा तो आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये कर देंगी तो इससे मेरी जीविका चलती रहेगी, मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। इधर यहाँ पर ये सुनते ही अब कभी ना अवंतिका को उसके ऊपर दया आ जाती है और अब वो कहती है, ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इसके बारे में हमारी सिक्योरिटी टीम में शामिल हो सकते हैं। इधर कवि अवंतिका की ये बात सुनते ही तो अब इंद्रजीत पीरामल एक सरकास्टिक सी स्माइल हंसता और कहता है, आप सच में बहुत ही दयालु हैं। आपके बारे में मैंने जो कुछ भी आपकी प्रजा से सुना था, सच में आप तो बिल्कुल वैसी ही हैं। इधर उसकी इस बात पर अब अवंतिका कहती है, जया आपको आपका काम बता देगी कि आपको कब क्या कैसे करना है। और ये कहते हुए ही रानी अवंतिका वहाँ से चली जाती है। तो वहीं रानी अवंतिका के जाने के बाद अब जया को जब इंद्रजीत यहाँ पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल हंस रहा था, तो उसे उसकी ये स्माइल देखकर थोड़ा सा अजीब तो जरूर लगता है। और अब वो यहाँ पर अपने मन में कहती है, क्या ये वाकई में वैसा ही है जैसा दिख रहा है, या फिर कोई और बात है? पता नहीं क्यों इस इंसान को अभी इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं इसके मंसूबे ठीक तो नहीं हैं। यहाँ जया भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में अब फिर से इंद्रजीत की आवाज़ आती है, जो कि अभी जया से कह रहा था, देखिए प्लीज़ मुझे मेरा काम समझा दो, मैं आज से ही अपने काम में शामिल होना चाहता हूँ। इंद्रजीत की ये बात सुनते ही अब जया कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। और अब वो उसे उसका काम बताने लगती है। इधर यहाँ पर शुरुआत में तो सब कुछ यहाँ पर अच्छा चल रहा था। शुरुआत में तो इंद्रजीत पीरामल अब यहाँ पर हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ पर सबकी नज़रों में जैसे छा सा जाए, जिसकी वजह से रानी साहिबा की नज़र उस पर पड़े। यहाँ पर वो हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे रानी अवंतिका को इसे दूर ही ना रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि जया को उसके ऊपर शक तो हो गया था, इसलिए वो उसे हर बार राजमहल से दूर ही थोड़ा सा रखती थी, लेकिन उसे बार बार सिक्योरिटी के काम में तो शामिल ही गया था। लेकिन हालात ही बार बार अब ऐसे बन जा रहे थे कि वो कुछ ना कुछ करके रानी अवंतिका को इम्प्रेस कर ही रहा था, क्योंकि जैसे ही इंद्रजीत अब यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी टीम में शामिल होता है, तो उसके बाद तो यहाँ पर राजमहल में बार बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही थी कि यहाँ पर बार बार कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। कोई ना कोई यहाँ पर राजमहल पर अटैक ही करता रहता था, जिसके लिए एज ए सिक्योरिटी टीम रानी साहिबा को भी उसमें शामिल होना पड़ता था। और क्योंकि सिक्योरिटी टीम में यहाँ पर इंद्रजीत भी रहता था, इसलिए इंद्रजीत रानी साहिबा को अपने पास देकर एक भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था। वो हर एक मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता था, जिससे कि रानी अवंतिका उसके बारे में ना सोचे। इधर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे रानी साहिबा के मन में भी अब इंद्रजीत सच में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। और शायद हुआ भी यही, क्योंकि अब जैसे जैसे इंद्रजीत उनके और भी करीब आ रहा था, तो इंद्रजीत को देखकर अब रानी साहिबा भी अपने मन में उसके लिए सोचने पर मजबूर हो गई थी। इधर एक दिन रानी साहिबा ऐसे ही अपने गार्डन
गार्डन में गुलाब के फूलों को देख रही थी कि तभी तभी अब यहाँ पर उनके कानों में आवाज़ आती है। रानी साहिबा। जैसे ही अब कविन अवंतिका ने ये आवाज़ सुनी तो ये आवाज़ सुनते ही रानी साहिबा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत खड़ा था। इंद्रजीत को अचानक से वहाँ पर उस गार्डन में देखकर अब रानी साहिबा अब हैरान जरूर होती है कि आखिर इंद्रजीत यहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए वो यहाँ पर इंद्रजीत से कहती है, आप यहाँ पर कैसे, और वैसे भी आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपका काम तो सिक्योरिटी में है ना। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर इंद्रजीत कहता है, हाँ बस मैं यहाँ पर अभी उसने ही इतना ही कहा था, क्योंकि उससे आगे वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो भी यहाँ पर कविन अवंतिका कहती है, आप ठीक तो है ना। देखिए, हमारे लिए आपको अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हर बार जब भी राजमहल पर कोई ना कोई अटैक होता तो इंद्रजीत यहाँ पर हर बार कविन अवंतिका के ऊपर कोई भी वार होने वाला होता उससे पहले ही वो खुद आगे हट जाता था। हालांकि कविन अवंतिका खुद इतनी सक्षम थी कि वो अपने आप हो रहे हर वार का जवाब देना अच्छे से जानती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उसके आगे आकर खड़ा हो जाता था। अब यहाँ पर उनकी ये बात सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है, नहीं रानी साहिबा, देखो वो तो मेरा फर्ज था, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर राजमहल की सिक्योरिटी को संभाल रहा हूँ, सिक्योरिटी टीम में शामिल हूँ, तो राजमहल को प्रोटेक्ट करना मेरा कर्तव्य है। वैसे मैं आज आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब रानी साहिबा कहती है, हाँ तो देखिए, आप जो बात कहने के लिए आए हैं कहिए और जाकर अपने काम में लग जाइए। इस बात पर अब इंद्रजीत पीरामल कहता है, वो देखिए, मेरी गुस्ताखी के लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। वो क्या है ना कि अगर आज ये बात मैंने आपको नहीं कही तो शायद मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगा। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनकर रानी अवंतिका को अजीब जरूर लगता है कि आखिर वो उससे कहना क्या चाहता है। इधर अब वो यहाँ पर कहती है कि हाँ तो बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। इधर अब इंद्रजीत कहता है, देखिए, मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये सब कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और आप इस देश की रानी है, इस राजमहल की रानी है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं कब से, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। आप मुझे बहुत ही पसंद है। मैं उठते बैठते सोते जागते हमेशा मेरी आंखों के सामने आपका ही चेहरा रहता है। यहाँ पर इंद्रजीत की ये बातें कविन अवंतिका बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। इधर अब रानी साहिबा का कोई भी रिएक्शन ना पाकर अब इंद्रजीत फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहता है, देखिए रानी साहिबा, मुझे पता है कि आप, मैं और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। आप ठहरी यहाँ की रानी और मैं एक तुच्छ छोटा सा आदमी, लेकिन आप चाहे तो मुझे जान से भी मरवा सकती हैं, मुझे इसमें भी कोई भी ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जो मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने आपको कह दी कि वो अब फैसला आगे का आपका होगा, क्योंकि अगर ये बात मैं आपको नहीं कहता तो शायद मैं चैन से रह भी नहीं पाता। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रानी साहिबा कुछ भी नहीं कहती और वो यहाँ पर अपनी ही किसी सोच में चली जाती है। तो वहीं रानी साहिबा को कुछ ना कहता हुआ देखकर अब इंद्रजीत अपने मन में ही सोचता है, लगता है कि उसकी चाल काम कर गई। उसने जो प्लान बनाया था वो अब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रानी साहिबा को इस तरह से चुपचाप देखकर अब इंद्रजीत अंदाजा लगा लेता है कि उसने रानी साहिबा के दिल में अपनी जगह बना ली है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो जो बातें अभी उसने रानी साहिबा को कही है तो रानी साहिबा चाहती तो अभी के अभी उसकी धड़ को, उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देती। लेकिन देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन उन्होंने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया। इधर ये सब सोचकर इंद्रजीत अब वहाँ से जाने की सोचता है कि अभी रानी साहिबा शायद कुछ सोच रही हैं। इसलिए इंद्रजीत पीरामल अब राजमहल के अंदर फिर से जाने लगता है। एक तरफ यहाँ पर इंद्रजीत पीरामल तो वहाँ से निकल गया था अपनी बात को कहकर, क्योंकि वो अपने इन शब्दों का कहीं ना कहीं रानी साहिबा के दिल और दिमाग पर उनकी एक छाप सी छोड़ गया था। और इधर अवंतिका उसके जाने के बाद अब मन ही मन में अब उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि हर बार जब भी राजमहल पर कोई भी अटैक होता था, जिस तरह से इंद्रजीत अब कविन अवंतिका के आगे आता था, उससे तो अब कहीं ना कहीं कविन अवंतिका भी इंद्रजीत को पसंद करने लगी थी। लेकिन इसके बारे में
वो अपने इमोशंस को कभी भी अपने चेहरे पर लेकर नहीं आती थी, ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। और वो भी यहाँ पर उसके जाने के बाद यही सोचती है कि उन्हें इंद्रजीत के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर अच्छी तरह से एक अच्छा फाइटर भी है, और वैसे भी कितने समय से यहाँ राजमहल में काम कर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। और वैसे भी एक ना एक दिन तो उन्हें भी शादी करनी तो है ही, इसलिए वो इसके इंद्रजीत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मन बना चुकी थी। यहाँ रानी अवंतिका भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उनके कानों में भी यहाँ पर एक जोर की आवाज आती है, राजमहल में सब ठीक तो है ना। इधर जैसे ही कविन अवंतिका ने ये बात सुनी, तो ये बात सुनते ही जैसे ही रानी अवंतिका पीछे मुड़कर देखती है तो सामने किंग खड़े थे। अचानक से सामने किंग को खड़ा हुआ देखकर अब रानी अवंतिका कहती है, आप यहाँ पर ऐसी भी क्या बात हो गई जो खुद किंग को आज यहाँ पर आना पड़ा। अगर कुछ ऐसा कोई बात थी तो आप हमें कह देते, हम आ जाते। इधर कविन अवंतिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, नहीं रानी साहिबा, राजमहल की हवा अब कुछ बदल सी गई है। जो हवा राजमहल की पहले होती थी वैसी अब महसूस नहीं हो रही। वैसे आपको पता है, जिस गुलाब के फूल को आप देख रही हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस गुलाब में उसके सुगंध के साथ साथ उसके कांटे भी लगे होते हैं, क्योंकि एक गुलाब अपनी सुगंध के साथ में कांटे भी लेकर आता है जो उंगली में चुभ भी सकते हैं। किंग की ये बात सुनते ही अब रानी साहिबा कहती है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं कि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं, लेकिन आप ये बात हमसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं किंग? प्लीज खुलकर कहिए। इधर रानी अवंतिका की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, आपको बस मैं आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हूँ। आप मेरे इशारे को समझ जाएं तो ये एक अच्छी बात है। वैसे आप भी काफ़ी समझदार हैं, और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये आपका एक पर्सनल मामला है, इसलिए इस मामले में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरी बातों को समझ जाए तो वो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अपनी दयालुता की वजह से कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है ना आप? एक बार अपने मन में सोचना। मेरा मतलब है कि अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला दूं कि जब से इंद्रजीत इस राजमहल में आपकी सिक्योरिटी टीम में शामिल हुए हैं ना, उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि राजमहल पर अटैक कुछ ज़्यादा ही तो नहीं हो रहे। क्योंकि आप एक बार खुद सोच कर देखिए, हाँ आप यहाँ की रानी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब जो अटैक यहाँ पर पहले ना के बराबर होते थे, वो अटैक अब दिन पर दिन कितने होने लगे हैं? और आपने क्या ये नोटिस किया है कि जब भी आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हर बार वो आपको बचाने के लिए कैसे अचानक से वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है? मेरे लिए तो ये बात काफ़ी विचित्र है कि भला कोई इंसान, उसे कैसे पता होता है कि अब आपके ऊपर अटैक होने वाला है, और तभी वो आकर एकदम से आगे खड़ा हो जाता है। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब वो आगे खड़ा होता है तो सामने वाला उसके ऊपर वार क्यों नहीं करता। अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही रानी अवंतिका कहती है, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना किंग? जरूरी नहीं कि वो इन सब में इन्वॉल्व हो। इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन हर बार सेम कोइंसिडेंस, ये सोचने वाली बात है रानी साहिबा, क्योंकि हर बार तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और वैसे भी ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि रानी साहिबा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद सक्षम है। वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है। वो खुद एक कितनी तलवारबाजी जानती है, इसलिए उसे किसी भी शख्स की, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है खुद की सुरक्षा के लिए। यहाँ किंग अभी रानी अवंतिका को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहे थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ जब किंग कविन अवंतिका को ये सब कुछ कह रहे थे, तो वहीं राजमहल के एक रूम की बालकनी से दो लोग यहाँ पर
चोरी चुपके से इनकी बातों को सुन रहे थे। वो उन दोनों की नज़र यहाँ पर किंग और अवंतिका के ऊपर ही थी। उनमें से अब यहाँ पर एक कहती है, लगता है कि ये किंग हमारे प्लान को ख़राब कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि दिव्यांशी और इंद्रजीत ही थे। इधर अब दिव्यांशी की इस बात को सुनकर अब इंद्रजीत कहता है, इसे जो भी करना है इसे करने दो, क्योंकि अब इसकी ये सलाह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। वैसे भी मेरे पास एक प्लान है रानी साहिबा, उसके बाद तो खुद किंग के खिलाफ हो जाएगी। अब वक्त आ गया है, यहाँ पर फूट डालो और राज करो का, क्योंकि देखो जैसे ही मैं वो प्लान अपना अप्लाई करूँगा उसके बाद तो रानी साहिबा खुद किंग से दूर हो जाएगी। और वैसे भी बस एक बार ये जोड़ी टूट जाए उसके बाद तो सब कुछ हमारे हाथ में है, क्योंकि जब तक ये किंग यहाँ पर राजमहल में आ जा रहा है तब तक शायद ये हमें हमारे प्लान में कामयाब होने ही नहीं देगा। और रानी साहिबा को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर छोड़ूंगा मैं, क्योंकि बस एक बार इस किंग को इस राजमहल से निकाल दूं, इन दोनों की जोड़ी तोड़ दूं। फिर तो इस रानी को मैं ऐसे अपने इशारों पर नचाऊंगा कि दुनिया देखेगी। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, संभल कर, बहुत चालाक रानी है ये। देखो इंद्रजीत, मैं अभी भी तुम्हें यही कहूँगी, इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। और वैसे भी रानी अवंतिका और किंग की इस जोड़ी को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि रानी अवंतिका और किंग ये दोनों ऐसे हैं, ना तो किंग किसी से डरता है और किंग की नज़र हर वक्त चारों तरफ रहती हैं। तो अगर दूसरी तरफ से अवंतिका के बारे में सोचा जाए तो वो भी काफ़ी चालाक औरत हैं। ये दोनों अपनी सूझबूझ से हर एक दुश्मन का सफाया कर देते हैं, इसलिए अपने ज़्यादा हवा में मत उड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। इस बात पर अब इंद्रजीत कहता है, देखो ये वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्या दोगी मुझे अगर मैंने इस जोड़ी को तोड़ दिया तो? देखो ये जोड़ी तो अब टूटना संभव ही, ये जोड़ी तो टूटने का अब समय आ गया है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैंने सोच लिया है कि मुझे अब आगे क्या करना है। और वैसे भी एक बार अवंतिका अगर किंग के खिलाफ हो जाए उसके बाद तो मैं उसे शादी करके उस राज तक पहुंच ही जाऊंगा। इधर इंद्रजीत की ये बात सुनते ही अब दिव्यांशी कहती है, एक बात हमेशा याद रखना इंद्रजीत, मुझे भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि अपने इस प्लान में जब तुम अवंतिका से शादी कर लो तो कहीं तुम मेरा वजूद ही ना भूल जाओ। देखो अगर तुमने मुझे बुलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इंद्रजीत और दिव्यांशी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए दिव्यांशी अब इंद्रजीत को साफ साफ वार्निंग देती है कि अगर वो अवंतिका से शादी करेगा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि उससे शादी करने के बाद वो उसे भूल ही जाए। इधर उसकी ये वार्निंग सुनने के बाद तो इंद्रजीत कहता है, देखो दिव्यांशी, तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि शादी के बाद मुझे कैसे रानी अवंतिका को अपने रास्ते से हटाना है वो प्लान मैं अच्छी तरह से पहले ही बना चुका हूँ। बस एक बार सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए। एक काम करते हैं, आज सर जी से मिलने के लिए चलते हैं, क्योंकि अब इसे कैसे रास्ते से हटाना है वो प्लान अब उन्हीं के साथ मिलकर बनाते हैं। मैं उन्हें जो प्लान मैंने बनाया है मैं एक बार उस प्लान को सर जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद देखते हैं। इस बात पर अब दिव्यांशी कहती है, हाँ इंद्रजीत, ये एक अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, अलग अलग यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम दोनों एक साथ गए तो हो सकता है किसी को हम पर शक हो जाएगा, इसलिए पहले तुम जाओ और उसके बाद मैं आती हूँ। इधर दिव्यांशी की ये बात सुनते ही अब इंद्रजीत कहता है, ठीक है फिर डन। और वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ एक तरफ ये सर जी से मिलने का प्लान बना रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रानी साहिबा के मन में अब यहाँ पर किंग की बातें ही घूम रही थी, क्योंकि किंग तो रानी साहिबा को ये सब कहने के बाद चले गए थे, लेकिन अब वो यहीं सोच रही थी। वैसे सोचा जाए तो किंग गलत भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब से इंद्रजीत यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी टीम में यहाँ पर हमारे राजमहल में आया है तब से सच में राजमहल के ऊपर अटैक कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। और यही सब सोचकर ही अब कविन अवंतिका अपने रूम की तरफ जाने लगती है, और वो अभी भी जाते हुए भी यही सोचती है कि अब वक्त आ गया है कि हम किंग को गुरुदेव की वो अमानत सौंप दें और खुद को इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएं।
क्योंकि कविन अवंतिका भी यहाँ पर गुरुदेव की दी हुई उसी आविष्कार को देने के लिए कहती है जिसपे वो अपना काम कर रहे थे, जो अमानत हमेशा किनकी ही थी। और अब वो सोचती है कि उसे ये सब दे देना चाहिए, क्योंकि अब वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर वो भी अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती थी। और यही सब सोचकर ही रानी साहिबा अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे अब अपने रूम में पहुंचती है तो सबसे पहले वो यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है।